हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम इस बार साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जिसको आनुवंशिकता और उत्क्रांति बोलते हैं हिंदी में। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर का मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल इस चैप्टर में, इस फर्स्ट चैप्टर में टोटल 8 टॉपिक्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ 4 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज, और बाकी के 4 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक आपका इन 4 टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस। मीन्स कि आप हेरिडिटी जो एक जनरेशन बाय जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आनुवंशिकता जिसे बोलते हैं। और फिर इस आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी में जो चेंजेस होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन, जो सेम दिख रहे हैं वो तो हेरिडिटी है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स से या फिर आपके खानदान में से आप में कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी चेंजेस यानी कि आनुवंशिक परिवर्तन। उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी इस चैप्टर में लेने वाले हैं। अगला है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ये पूरा प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रतिलेखन, भाषांतर और स्थानांतरण। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स व्हाट, कि अगर कोई चीज, ठीक है, इवोल्यूशन उत्क्रांति का मीन्स है कि अगर कोई चीज डेवलप हुई है, ठीक है, मतलब धीरे 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 उसने अपने अंदर काफी चेंजेस करके और बहुत डेवलप हो गई है, तो उस पार्ट को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को इवोल्यूशन। तो कैसे पूरा अर्थ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे डेवलप हुए, कैसे इवोल्यूशन हुआ है उनमें, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और देखो, हमें साइंस के स्टूडेंट बेटा, तो सीधी बात है, हम कोई चीज बोलता है अगर कोई, तो हम डायरेक्ट मानते नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी बात भी अगर कोई नहीं मानेगा तो हम उसको एविडेंस देने वाले हैं। 4th टॉपिक हमारा क्या है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में एविडेंस कुछ रखने वाले हैं इवोल्यूशन के, कि जिसके थ्रू हम ये बताएंगे कि हाँ ये देखो, ये प्रूफ है हमारे पास, इससे प्रूफ होता है, या फिर इससे हम बता सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है वर्ल्ड में। मतलब पहले सब एक जैसे थे, बाद में इतना इवोल्व होके आज सब लोग अलग अलग हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है हेरिडिटी एंड हेरिडेटरी चेंजेस, ठीक है। हेरिडिटी मतलब क्या, हेरिडिटी मीन्स आपके पेरेंट्स का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है, वो आपके अंदर आ जाता है वाया जीन। मतलब पेरेंट्स का जीन हमारे अंदर आता है और वो जीन हमारे अंदर उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी लेके आता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको, कि यहाँ पे पेरेंट्स हैं और उनका एक बच्चा है। अब पेरेंट्स से बच्चे में थोड़ा बहुत जो उनके प्रॉपर्टी आती है, अगर उसके बारे में आप ध्यान से देखोगे तो इस बच्चे के अंदर बाल का कलर, आप हेयर्स का जो कलर देख रहे हो वो मम्मी का सेम है, ठीक है। उसके बाद हाइट अगर आप देखोगे तो वो मम्मी की हाइट पे गया है बच्चा, लेकिन इस बच्चे को अपने फादर से भी कुछ प्रॉपर्टी मिली है, जैसे कि ईयर। अब देखो, ईयर्स का जो डिजाइन है, जो वो किसकी तरह है, पापा की तरह है। उसके बाद आप देखोगे आंखों का कलर और आंखों का साइज जो भी है शेप, वो किसकी तरह है, पापा की तरह है, ठीक है। मतलब एक बच्चे के अंदर उसके मम्मी और पापा दोनों के प्रॉपर्टीज आते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि आप अगर किसी भी, मतलब आप अपने ही घर में देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से अगर कंपेयर करोगे तो आपके पेरेंट्स में भी और आप में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, आपको सेम दिखाई देगा। यही है हेरिडिटी, ठीक है। अब ये हेरिडिटी किसकी वजह से आती है, जीन की वजह से। और ये जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे, ठीक है। हमारे अंदर, सेल के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैरी करते हैं ये जीन। मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, वो अपने साथ जीन लेके आए, और जीन से हमें क्या मिला, कैरेक्टर पेरेंट्स का, ठीक है। 1902 में दो साइंटिस्ट थे, सॉरी, वॉल्टर एंड सटन। दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो क्रोमोसोम है वो सेल्स में होता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम्स होता है वो कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। और ये देखने के लिए उन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा, ग्रास हॉपर में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और छोटा सा एग्जांपल है कि ये पेरेंट्स हैं, ये देख रहे हो ना, पेरेंट्स हैं। इन पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो किसी एक पेरेंट्स की तरह पूरे के पूरे तरह नहीं है, ठीक है। अब देखोगे आपकी किसी एक पेरेंट्स का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे पेरेंट्स का थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टी है,
लेकिन कोई बच्चा अपने पेरेंट किसी एक पेरेंट्स की तरह पूरा का पूरा नहीं दिख रहा है, किसी एक पेरेंट की तरह पूरा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तीन तरह के कैरेक्टर आते हैं बच्चों के अंदर। पहला जो मम्मी से मिला, और दूसरा जो पापा से मिला, और तीसरा जो उसके अंदर खुद डेवलप हुआ है कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो खुद डेवलप होता है ये किसकी वजह से होता है? हेरिडेटरी चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहला देखो, डीएनए है ना, वो एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल वायरस को छोड़ के दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए है वो वायरस को छोड़ के बाकी अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक हमने फाइंड किए, डिस्कवर किए, उन सब में डीएनए पाया जाता है। वायरस में सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। ठीक है, उसके बाद 1961 में फ्रेंच जेनेटिक्स के स्टडी करने वाले फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया हमें कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है डीएनए के हेल्प से। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है? डीएनए के हेल्प से। और ये उन्होंने किसके अंदर प्रूफ, ये प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया किसके अंदर किया? बैक्टीरियल सेल के अंदर करके देखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रूफ किया कि प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं, वो भी डीएनए के हेल्प से। ठीक है, अब देखो हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, और हेरिडिटी ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या यूज है? क्या ऐसा कोई यूज है? देखो, हम हैं ह्यूमंस, हम बिना स्वार्थ के बिना लालच के कुछ करते नहीं। अगर हमारा फायदा नहीं है दुनिया में तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, जो इतना आगे बढ़ रहे हैं साइंस के इस पार्ट में, तो क्या उसका यूज है? सबसे पहला डायग्नोसिस। देखो, अगर हम लोग कोई खानदानी बीमारी चली आ रही है ना, तो हम लोग उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं हेरिडिटी के स्टडी से। ठीक है, और बाद में ऐसी बीमारियों का पता लगने के बाद अगर ऐसा कोई समझ लो कोई प्रॉब्लम, खानदानी प्रॉब्लम पता चली, तो उसका हम लोग इलाज कर सकते हैं। अगर हम लोग इलाज नहीं भी कर सकते तो उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद हेरिडेटरी जो डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका पता भी हमें पहले से लग सकता है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेरिएंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखो, हम लोग अभी हमारे पास नेचर में कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऑलरेडी हैं, लेकिन हम साइंस के हेल्प से कुछ प्रॉपर्टी चेंज करके, जेनेटिक स्टडी करोगे तो आप न्यू प्लांट्स में और न्यू एनिमल्स में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। क्योंकि अगर हम जीन्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे तो जीन्स की वजह से जो कैरेक्टर आते हैं वो भी मॉडिफाई जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये सब स्टडी के बाद बहुत हाइब्रिड वेराइटीज के एनिमल्स और प्लांट को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। ठीक है, और ये स्टडी जो जेनेटिक की स्टडी है, हेरिडिटी की स्टडी है, ये इंडस्ट्री में भी यूज होती है। किस लिए यूज होती है? प्रोटीन सिंथेसिस में, अलग अलग टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस में, अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन में, अलग अलग चीजें बनाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। माइक्रोब्स हैं वो हमें प्रोटीन्स बना के देते हैं, और उससे हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे कई सारे हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको, ये आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज मिले कि डीएनए कहाँ होता है, कहाँ से मिलेगा आपको, उसके लिए मैंने ये स्लाइड आपके लिए तैयार की है। तो आप देखोगे सबसे डीएनए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सब न्यूक्लियस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ये देखो, ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये उनमें से एक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है। ठीक है, और ये जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से। ये जीन का अगर हम छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये क्या है? डीएनए। ये पूरा क्या है? डीएनए है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। उसके बाद ये जो डीएनए है ना, ये छोटे छोटे बेस से बना होता है। बेस यानी कि समझ लो दीवार बनाने के लिए जो ईंट लगती है ना, उस टाइप का। तो 4 टाइप के बेस होते हैं डीएनए में, ATCG, याद रखिएगा, ATCG। ठीक है, तो ये 4 टाइप का जो बेस है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के लिए। जैसे A सिर्फ T से ज्वाइंट हो सकता है और T सिर्फ A से। ठीक है, C G से ज्वाइंट हो सकता है और G सिर्फ C से। ये चारों में ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये पूरा डीएनए इसी प्रकार बना हुआ है। अब आपको आई होप समझ में आया हो कि आपको अगर जो जेनेटिक स्टडी है या फिर जीन के बारे में या फिर डीएनए के बारे में, ये सब कहाँ हमें मिलेंगे? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में हमें मिलेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन मिलेगा और जीन के अंदर डीएनए। और डीएनए किससे बना होता है? बेसिस से बना होता है। ठीक है, चलो अभी देखो इसका क्या यूज है, ये आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है,
ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 प्रोसेस है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंडर में आता है। मतलब ये 3 प्रोसेस से, ये जो मतलब तीनों प्रोसेस हैं उसके बाद में हमें प्रोटीन मिलता है। ये तीनों प्रोसेस करने से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन, भाषांतर और स्थानांतरण, ठीक है। अब एक इस टॉपिक के अंदर एक नाम आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है मालूम है? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो डीएनए के हेल्प से होती है आरएनए के थ्रू, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इसलिए, देखो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो डीएनए के हेल्प से आरएनए के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब इसमें डीएनए भी आने वाला है और आरएनए भी आने वाला है। अब इसको सेंट्रल डोग्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? सेल्स के न्यूक्लियस में। और जो सेल्स का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि सेल्स का सेंटर हो गया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? सेंट्रल डोग्मा। देखो बहुत आसान है नाम याद करना अगर आप सच में चाहो तो। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ये सारे प्रोसेस में आपने पहले भी देखा कि जो डीएनए है वो आने वाला है, और डीएनए कुछ बेसिस से बना हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बेसिस हम लोग देखने वाले हैं जो न्यूक्लियस में घूमते रहते हैं। हम लोग कुछ ऐसे बेसिस देखने वाले हैं जो न्यूक्लियस में या फिर सेल के अंदर घूमते रहते हैं। कौन कौन से बेसिस हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल, ठीक है। अब देखो एक चीज कि डीएनए तो 4 बेसिस से बना होता है, ATCG, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं, ये भी एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए AUCG से बना होता है। यानी कि आरएनए में ये टी की जगह पे यू दिख रहा है आपको, थाइमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरासिल होता है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, ठीक है, जो ये दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है। तो याद रखना आरएनए में थाइमिन की जगह क्या रहता है? यूरासिल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो और इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और जरूर इसको एक बार ये सब लिख के प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें डीएनए पार्टिसिपेट करने वाला है, ठीक है, जो कि आरएनए बनाने वाला है। अब ये जो डीएनए है, अब आप यहाँ डायग्राम में देखोगे कि यहाँ पे मैंने आपको डीएनए और आरएनए दोनों दिखाया हुआ है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसमें देखो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन आता है। लेकिन जब आरएनए की बात करें तो आरएनए में क्या आता है? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरासिल आता है, ठीक है। तो और इसमें देखो जो अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग बेसिस हैं, इनको अलग अलग कलर से दिखाया गया है आपको, ठीक है। अब देखो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर घूमता रहता है। फिर जब भी सेल्स को प्रोटीन बनाना होगा, जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन बनना होगा, तो ये जो डीएनए है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज के पास जाएगा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर में एक और मटेरियल आता है, एक और चीज आती है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये पिक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। डीएनए, आरएनए, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक साइड से जाने लगता है, ठीक है। जब अंदर जाने लगता है उसके, तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहला काम क्या करता है? डीएनए के जो स्ट्रैंड है ना उसको अलग अलग करता है। दोनों देखो चिपके हुए हैं ना, ATCG जुड़े हुए, तो ये दोनों को अलग अलग करता है, जिसकी वजह से ये जो बेसिस है ना उनके, ये टूट के अलग अलग हो जाते हैं। ए अलग हो जाता है, T अलग, C अलग हो जाता है और G अलग। तो देखो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग जा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, अलग करने के बाद उसमें से आरएनए पॉलीमरेज को ये देखा नहीं जाता कि ये अलग है, अकेला है। इसीलिए जो न्यूक्लियस में ये बेसिस घूम रहे हैं ना, आप देखोगे, चलो सॉरी, अब देखो क्या है कि जो न्यूक्लियस में, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में और सेल में ये जो 5 टाइप के जो बेसिस है वो घूमते रहते हैं। कौन से 5 टाइप के बेसिस? ये जो आपने पढ़ा पीछे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल, ये घूमते रहते हैं हमारे न्यूक्लियस और सेल में, ठीक है। तो जब ये आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों स्ट्रैंड को, ये डीएनए के जो दोनों धागे हैं, इनको जब अलग करता है, तो वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज उसी समय ये जो बेसिस घूम रहे थे फ्री, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सब, उनमें से सबको लाने लगता है अपने अंदर। तो आके क्या होते हैं, ये जो आरएनए का, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है ना, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ने लगते हैं जो फ्री घूम रहे थे वो सब। अब देखो कौन किससे जुड़ेगा? अगर ये नीचे ए है
तो अगर यहाँ पे समझ लो A है तो जो फ्री घूमता हुआ T है वो आके जुड़ जाएगा, और अगर समझ लो यहाँ पे C है तो फ्री घूमता हुआ जो न्यूक्लियस में फ्री घूमता हुआ G वो आके जुड़ जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पहले तो ये दोनों को अलग करता है, उसके बाद इस यहाँ पे जो नीचे कोड्स है ना, यहाँ पे जो नीचे बेसिस हैं उसके ऊपर, मतलब उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनको ऐड करना चालू करता है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज का बस इतना काम है। अब जो ये ऊपर ऐड करना चालू करता है उसकी वजह से एक और स्ट्रैंड, एक और धागा बनने लगता है। ठीक है, और वो उस धागे को क्या करता है, बाहर निकालने लगता है। और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होता है वैसे ही डीएनए के दोनों धागों को क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज अपने से बाहर निकाल देता है। तो डीएनए जैसे पहला था वैसे वापस हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये जो नया धागा बना है ये निकल जाता है बाहर अकेले। देखो ये एक ही स्ट्रैंड का है, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये क्या है, आरएनए एक ही स्ट्रैंड का बनता है जो अभी बना हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए मतलब क्या, आपने 9th में पढ़ा होगा, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर आरएनए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास डीएनए का सारा मैसेज है, खुफिया। ठीक है, ये देखो डीएनए की मदद से बना है इसलिए इसके पास डीएनए का सारा मैसेज है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब जैसे ये एमआरएनए बनता है, इस एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। कब एंड होता है, जब ये एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए बनते ही उसको न्यूक्लियस के अंदर अच्छा नहीं लगता, समझ लो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए को नहीं अच्छा लगता, नहीं जमता है, क्योंकि वहां पे उसको जन्म देने वाला डीएनए भी है। तो क्या ये दोनों का आपस में जमता नहीं, तो एमआरएनए तुरंत क्या करता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। जैसे एमआरएनए बनेगा वैसे ही क्या करेगा, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। न्यूक्लियस से बाहर आते ही यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गया। जैसे वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा वैसे ही वहां पे इंतजार कौन कर रहा है, राइबोसोम। ठीक है, याद रखना, वहां पे इंतजार पहले से कौन कर रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, तुरंत एमआरएनए पे आके अटैच हो जाता है, बोलता है एमआरएनए को भाई तू अकेला है तो दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम एमआरएनए पे आके वहां पे ज्वाइंट हो जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे ही राइबोसोम वहां पे अटैच होता है, ये देखो ये बहुत खुश मिजाज है, मतलब बहुत दोस्ती वाला है। ठीक है, तो आरएनए अकेला था इसलिए खुद आके वहां पे ज्वाइंट हो गया। अब ये और लोगों को भी बुलाता है, तो अगला जो इसका पार्टनर है वो आता है टीआरएनए। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये कौन है, टीआरएनए है। टीआरएनए अकेले नहीं आता, टीआरएनए कौन किसको किसको लेके आता है, ट्रिपलेट, एंटीकोडॉन और अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ध्यान दो एक चीज कि ये जो एमआरएनए है ना, ये तीन बेसिस से बना होता है। अब जो 3 बेसिस का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। अब देखो ये जो 3 इसमें का हम लोग अगर 3 का ग्रुप बनाएंगे ना, तो उनको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। और सिर्फ 3 का क्यों बनाए, ये ध्यान से सुनो कि जो 3 बेसिस रहते हैं, जो 3 कोड्स रहते हैं ना, उनके पास कोड होता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, तो हर 3 बेसिस के पास एक अमाइनो एसिड का कोड होता है, स्पेसिफिक कोड होता है, इसीलिए ये तीनों को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। देखो इसमें एक इंडियन वैज्ञानिक ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना और उनके कुछ मतलब साथी साइंटिस्ट ने मिलकर 20 ट्रिपलेट कोडॉन्स ढूंढे थे, किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है, मतलब 20 अमाइनो एसिड का ट्रिपलेट कोडॉन उन्होंने मतलब ढूंढ के निकाला था। ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन जिनके पास अमाइनो एसिड का कोड है, ऐसे उन्होंने 20 अमाइनो एसिड्स के कोड ट्रिपलेट कोडॉन ढूंढ के निकाले थे। ठीक है, अब इसका देखो ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है इसका रोल क्या है, राइबोसोम जब यहाँ पे आता है और इनसे जुड़ता है एमआरएनए से, उसके बाद वो किसको बुलाता है, टीआरएनए को। टीआरएनए अकेला नहीं आता, टीआरएनए के सर पे है अमाइनो एसिड और नीचे कौन है, ट्रिपलेट एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन मतलब जो कोडॉन पे जुड़े। ये देखो लॉक एंड की वाला मेथड है, मतलब ये जो एंटीकोडॉन है ये अपने वाले ट्रिपलेट कोडॉन से जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसी पे जुड़ेगा और किसी पे जुड़ने वाला नहीं है। देखो यहाँ इस मतलब ये जब देखो न्यूक्लियस से बाहर आता है तो सेल में तो बहुत सारे टीआरएनए घूम रहे हैं, बहुत सारे एंटीकोडॉन लेके, लेकिन ये एमआरएनए पे उसी पे जुड़ेगा जिसका ये कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, तो ये टीआरएनए एंटीकोडॉन लेके आता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम क्या करता है, ये टीआरएनए का जो एंटीकोडॉन है उसको एमआरएनए के ट्रिपलेट कोडॉन से जोड़ देता है। देख लो ध्यान से आप डायग्राम में। लेकिन जैसे ही ये दोस्ती होती है, जैसे ही जुड़ना होता है, वैसे ही जो अमाइनो एसिड है ना, इसको गुस्सा आता है
क्यों? क्योंकि अभी ये जो एंटी कोडॉन है और ट्रिपलेट कोडॉन वो दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, तो अमाइनो एसिड को यहाँ से लात मार के हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही समझ लो, देखो ये पहला टीआरएनए था, इसने इसके ट्रिपलेट एंटी कोडॉन ने ट्रिपलेट कोडॉन से दोस्ती कर ली, जुड़ गया। तो वैसे ही क्या हुआ कि अमाइनो एसिड को टीआरएनए ने छोड़ दिया, या फिर बोल सकते हैं कि अमाइनो एसिड ने टीआरएनए को छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। फिर दूसरा टीआरएनए ये भी वही करता है, तो इसका भी अमाइनो एसिड बाहर आता है। अब ऐसे ऐसे करके, मतलब ये जो प्रोसेस है ना टीआरएनए को राइबोसोम का, कि एमआरएनए टीआरएनए जोड़ना, फिर उसका अमाइनो एसिड बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है मैसेज। एमआरएनए का जो मैसेज है वो क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। कोडॉन से किस में जा रहा है, एंटी कोडॉन में, और एंटी कोडॉन से किस में जा रहा है, अमाइनो एसिड के पास। तो ठीक एक तरीके से समझ लो क्या है, ये ट्रांसलेशन हो रहा है मैसेज का, एक लैंग्वेज में से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही समझ लो यहाँ पे टीआरएनए जुड़ जाता है, वैसे ही राइबोसोम क्या बोलता है कि चलो यहाँ पे तो तुम्हारा हो गया जुड़ के, अब ये आगे वाले खाली हैं, तो राइबोसोम थोड़ा सा आगे सरक जाता है। ठीक है, आगे खिसक जाता है। आगे खिसकने के बाद मतलब अपना प्लेस चेंज कर देता है। ठीक है, आगे प्लेस चेंज करने के बाद जैसे ही वो आगे आता है और खाली होती है, खाली प्लेस पे आता है, वहां पे फिर और टीआरएनए को जोड़ने लगता है। और हर एक टीआरएनए के पास ट्रिपलेट एंटी कोडॉन है ट्रिपलेट कोडॉन के लिए, और एक अमाइनो एसिड। जैसे ही इसको जोड़ेगा वैसे ही इसका भी अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अब एक चीज आप देखोगे कि ये जो आगे जा रहा है ना, आगे खिसक रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि अपनी जगह क्या कर रहा है, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब देखो यहाँ पे प्रोटीन कहाँ बना, ये जो आपका अमाइनो एसिड जा रहा था ना बाहर, वो सारे अमाइनो एसिड क्या बोलते हैं कि चलो उन सब ने हमें दोस्त मतलब निकाल दिया अपने ग्रुप से, तो हम मिलकर अपना ही ग्रुप बनाएंगे। तो ये सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। आपको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा ध्यान सुनो, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो यही सब अमाइनो एसिड है जो बाहर निकलकर राइबोसोम से जुड़ते हैं और एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखो, ये जो एमआरएनए है ना, वो एक एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है उसके पास 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 1000 ऑफ एंटी कोडॉन जुड़ेंगे, मतलब ये जो प्रोटीन है वो भी 1000 निकलेंगे। ठीक है, और फिर उतना ही प्रोटीन बनेगा, ये अमाइनो एसिड जितने निकलेंगे उतना ही क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, आगे आपकी जानकारी के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए एक और मैं चीज लाया हूँ, ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, आई होप आपकी हेल्प होगी इससे। ठीक है, Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid.
Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. चलो, आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आया, हेल्प मिली हो थोड़ी, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अब हमने ये देखा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और जो प्रोटीन है ना, वही हमारे कैरेक्टर्स के लिए, हमारे जो मतलब हमारा आपका जो समझ लो आपके बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन। तो जैसा जीन वैसा प्रोटीन, जैसा जीन रहेगा वैसा डीएनए रहेगा, और जैसा डीएनए रहेगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसे ही आपका बॉडी कैरेक्टर दिखेगा। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ जीन अपने पोजीशन को चेंज कर देते हैं, मतलब कुछ जीन क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं और वहाँ उनके जगह पे कुछ दूसरे जीन्स आते हैं। ठीक है। तो ये जो कभी कभार जो चेंजेस होता है ना जीन में, मतलब कोई एक जीन म्यूटेट हो जाता है। म्यूटेट मतलब क्या कि जो पहला वाला जीन रहता है, पहला वाला जो डीएनए रहता है, डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड, उसके जगह पे कोई नया एक बेस पेयर आता है। और ये याद रखो, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार होता है। और ऐसे जो जीन मतलब ऐसे जो प्रोसेस है कि कभी कभार जो जेनेटिक बेस है वो चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक है। अब देखो, कभी मतलब ज़्यादातर जो म्यूटेशन है वो नॉर्मल होते हैं, मतलब दिखते नहीं है, माइनर होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो कंसिडरेबल होते हैं। कंसिडरेबल मीन्स व्हाट? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है सिकल सेल अनेमिया। सिकल सेल अनेमिया किसकी वजह से होता है? किसी भी मतलब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस की वजह से सिकल सेल अनेमिया होता है, और इसका मतलब ये जो चेंजेस है वो इस बीमारी को जन्म देते हैं। ठीक है। और ये बीमारी सिकल सेल अनेमिया बोल सकते हो, जिसमें आपका जो ब्लड सेल्स है वो एक सिकल की तरह यानी कि हंसिया की तरह दिखने लगता है, मतलब ब्लड का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाता, फिर आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। तो जब इतना बड़ा चेंज होता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बीमारी रूप ले लेती है, तो ये कभी कभार म्यूटेशन का रूप ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। ठीक है। वरना कई सारे ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जो ज़्यादा, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, जो बहुत ही माइनर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन। देखो, इवोल्यूशन बहुत ही आसान है समझना। इवोल्यूशन क्या है कि ग्रेजुअल चेंजेस है। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब क्या कि इवोल्यूशन धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं ना किसी चीज में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने वाले चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है। जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी भी चीज में हमें दिखाई देता है। और ये जो इवोल्यूशन है एक बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, मतलब बहुत टाइम लगता है किसी ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व होने के लिए, चेंज होने के लिए। ठीक है। अगला एक और डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सर्वल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन यानी क्या? कहीं मतलब आज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो स्पीसीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर उनकी स्पीसीज में जो चेंजेस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है। इवोल्यूशन मतलब क्या? उत्क्रांति। एवोल्यूशन क्या हिंदी में बोलते हैं? उत्क्रांति, यानी कि बदलाव। तो ये एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव है, धीरे धीरे होने वाला चेंज है। ठीक है। जो क्या है कि आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, आजू बाजू का जो माहौल है, उसकी वजह से अगर कोई सजीव, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में जो चेंजेस लाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन, यानी कि उत्क्रांति। अब देखो, दिस इज अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। देखो, ये बहुत स्लो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तुरंत ऐसा नहीं कि मतलब 1 साल में, 2 साल में, या फिर आपके मम्मी पापा से आप में एकदम आप अलग हो जाओगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। मतलब देखो, अभी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ एट। अब देखो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि 3.5 अरब साल पहले, 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पे कोई लाइफ नहीं था। पर अगर हम लोग अब देखें तो करोड़ों स्पीसीज है प्लांट की,
करोड़ों स्पीसीज है एनिमल्स की, मतलब जानवर भी इतने सारे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। और ह्यूमंस किस में आते हैं, इंसान किस में आते हैं, एनिमल्स में, ठीक है। हम भी एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है बस। तो सोचो 3.5 अरब साल पहले कुछ नहीं था, और फिर आज इतना सारा आ गया है, इतने सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स। तो क्या डायरेक्ट आए होंगे? डायरेक्ट इतने सारे एक ही दिन में नहीं पैदा हुए, एक ही साल में नहीं पैदा हुए। इनको वहां से लेकर आज तक बनने में लगभग 3-3.5 अरब साल लग गए, ठीक है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बाद देखो थियोरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल यानी कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहला जो लिविंग मटेरियल है वो ओशियन में आया था, सी में आया था, ठीक है। ओशियन में प्रोटोप्लाज्मा के तरह, मतलब एक लिक्विड बोल सकते हो आपको, एक सेल की तरह, ठीक है। एक सेल की तरह, सेल नहीं, याद रखिएगा सेल नहीं, एक सेल की तरह सिर्फ उसका मतलब एक लिक्विड फॉर्मेशन था, वो सबसे पहला ओशन में आया था। उसके बाद ये धीरे धीरे देखो चेंज होने लगा, और वो इतना चेंज हुआ कि उसके चेंज होते होते कई सारे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। उसके बाद कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी बने, ठीक है। अब देखो ये जो वहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस, मतलब आज तक हम लोग जो इतने डेवलप हुए, ये होने के लिए 300 करोड़ साल लगे, ठीक है। मतलब इतना चेंजेस होने के लिए कितना टाइम लगा? 300 करोड़ साल। तो याद रखो कि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, आपको तुरंत किसी नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस दिखने वाले नहीं है। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेंजेस होते हैं ना वो किसी फिक्स चीज में नहीं हो सकते, मतलब चारों तरफ से हो सकते हैं। मतलब उसका बॉडी भी चेंज होगा, उसका प्रॉपर्टी भी, उसका कैरेक्टर, उसका सब कुछ चेंज हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही स्पेसिफिक चीज ही बस बदल रही है, बाकी सब ठीक ठाक है, ऐसा होने वाला है नहीं। चेंजेस जब होंगे तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका पूरा इवोल्यूशन होगा, तो उसके इवोल्यूशन में चारों तरफ से मतलब मल्टी डायमेंशनल अलग अलग तरफ से उसका डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम बिना प्रूफ के किसी की बात नहीं मानते, तो हम इसीलिए हम भी प्रूफ दे रहे हैं किसी को, उसकी बात मतलब ताकि वो हमारी बात माने, ठीक है। तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? जो आपको ऊपर से दिखाई देता है स्ट्रक्चर, ऊपर से जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, उसको देख के हम लोग कैसे बोल सकते हैं? देखो हम अपने आसपास कई सारे ऐसे एनिमल देख सकते हैं जिनका जो फेस है ना उनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। देखो एनिमल्स अलग है, आप ये देखो मैंने 3 डायग्राम दिखाया है, डॉग, शिप और ये फॉक्स, तो ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है इसमें, लेकिन इनके देखो फेस का जो स्ट्रक्चर, इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। देखो कान, मुंह, आंख, जैसा जिस प्लेस पे यहाँ पे उस प्लेस पे इन तीनों में। उसके बाद इन दोनों में जो मुंह का स्ट्रक्चर है ना, वो देखो जो डिजाइन है लगभग सेम है, ठीक है। तो मतलब काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो ये भी एक एविडेंस है कि ये पहले एक ही, मतलब इनके जो पूर्वज थे ना, इनका जो जनरेशन था वो पहले एक ही था, फिर ये क्या हुआ आगे जाके डिवाइड हुए, मतलब क्या ये अलग धीरे धीरे क्या चेंज होते होते हुए इतना चेंज हो गए और ये बाकी अलग हो गए। अब देखो प्लांट्स की अगर बात करें, ये देखो ये एक मैंगो का एग्जाम्पल है। एक ही, अब जैसे एक ही टाइप के आपको अलग अलग साइज के, या फिर जैसे मीठे आम जो रहते हैं, अलग अलग टाइप के आपको मीठे आम मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंगो यानी कि प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के वेरिएंट है, तो वो सब का कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे उसमें देखो पत्ता सेम है लेकिन उसमें फ्रूट्स अलग आ रहे हैं, तो अगर पत्ते सेम है और फ्रूट्स अलग आ रहे हैं, पत्ते सेम होने का मतलब क्या कि उनका भी जो प्रजाति, उनका भी जो स्पीसीज है पहले सेम रहा होगा, बाद में धीरे धीरे खुद को चेंज करते करते ये लोग क्या हुए, डिफ्रेंशिएट हुए, अलग हुए। ये क्या है? प्रूफ है, ये बाह्य रूपी प्रूफ है। बाह्य रूपी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से दिख रहा है हमें। उसके बाद दूसरा प्रूफ, दूसरा एविडेंस, दूसरा सबूत ये है जो हम लोग देखने वाले, एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या कि आपका जो इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर का, शरीर का हम लोग देखने वाले, बॉडी के अंदर का यानी कि अंतर रचना, तो बॉडी के अंदर क्या आता है? हड्डी, बोन्स। तो आप बोन का स्ट्रक्चर अगर हम देखोगे अलग अलग, देखो इसमें अलग ह्यूमंस का है, कैट्स का है, ठीक है, मतलब अलग अलग हमने अलग अलग एनिमल्स के जो हाथ का बोन्स था वो लेके आए, हम लोग हैंड के बोन्स लेके आए, और उन बोन्स में आप लोग देखो बहुत सारा, ऐसा नहीं कि आप सिमिलरिटी पूरा सेम ही, एक दूसरे की कॉपी नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग को सिमिलरिटी क्या दिख रही है? ये सब में आप फिंगर की तरह कुछ तो स्ट्रक्चर देखोगे, ध्यान से देखोगे
कि सबके पास फिंगर की तरह स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सबके पास फिंगर है। उसके बाद जो आगे का जो पार्ट है उसमें भी देखो कई सारे पार्टीशन के बाद और आगे भी हैंड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है। इससे क्या प्रूफ मिलता है कि हम पहले सेम थे, उसके बाद धीरे 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 अपने क्लाइमेट, अपने एनवायरनमेंट, अपने जो आजू बाजू का माहौल है उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या होने लगे, चेंज होने लगे। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो ये देखो बैट का है, ठीक है। तो अगर ये बैट है, अब देखो ये बैट का ऐसा, ये देखो ये उनके पंख के अंदर ऐसा रहता है, इसलिए देखो ये फैला हुआ है। अब अगर ऐसा रहता पंख के अंदर तो क्या ये बैट उड़ सकता था अपने पंख से? इसलिए वो उड़ सके मतलब इसलिए उनका देखो बोन्स कैसे हैं, पतले पतले हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर है। अब ह्यूमंस के हाथ ऐसे होते हैं ताकि हम लोग कुछ पकड़ सके, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का जो इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग का जो चेंजेस हुआ है हमारी ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। तो ये प्रूफ, लेकिन आप इनमें जो सिमिलरिटी दिख रही है ये क्या प्रूफ करता है कि ये एविडेंस है कि पहले सेम थे, अभी इवॉल्व होके सब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स यानी कि अवशेषांग। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर अवशेषांग किसको बोलते हैं? जो भी एनिमल, जो भी ऑर्गेनिज्म अपने किसी ऑर्गन का यूज कम कर देता है या फिर यूज बंद कर देता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो उसके बॉडी से डिसअपियर होने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके बॉडी से गायब होने लगता है, कम होने लगता है बोल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो आपके यहाँ पे। अपेंडिक्स का आपने सुना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने बहुत लोगों का सुना होगा। तो उसमें अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जो हमारे मतलब ह्यूमंस के अंदर पहले बहुत डेवलप था। डेवलप क्यों था? क्योंकि देखो इंसान जब आदि मानव था, मतलब हम लोग क्या थे, होमो से, मतलब स्टार्ट में जब होमो सेपियंस के हम लोग प्रजाति हैं, तो हम लोग जब पहले बंदर से इंसान बने तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या हुई कि हम खाना पकाना नहीं जानते थे। तो हम क्या करते थे, जानवर को मारते थे और वैसे ही कच्चा ही खाते थे, या फिर किसी कोई खेती का कुछ मतलब मिलता था प्लांट से तो वो भी कच्चा ही खाते थे। तो वो जो कच्चा जो भी हम लोग फूड खाते थे, मतलब फूड वो करते थे, ईट करते थे, या फिर तो हम लोग खाना खाते थे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारे पास अपेंडिक्स था। लेकिन अब हमने कच्चा खाना बंद कर दिया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसके अंदर जो फ्लूइड्स थे उसकी जरूरत नहीं पड़ी पचाने के लिए। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा, अब जब इसकी जरूरत ही नहीं तो हमारे शरीर के अंदर करेगा क्या? तो धीरे धीरे बाय नेचुरल ये क्या होने लगा, डिसिपियर यानी कि गायब होने लगा। देखो बहुत छोटा सा हमारे शरीर के अंदर बचा है, इसलिए जब इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो इसको आराम से क्या किया जाता है, अलग कर दिया जा सकता है, और इसके बिना भी ह्यूमंस सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे, देखो हम भी जानते हो कि हम सब क्या थे, पहले बंदर थे अकॉर्डिंग टू साइंस, कि हम पहले बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होके, जब बंदर से चेंज होके हम लोग क्या बने, ह्यूमंस बने। तो जैसे पूंछ थी, मतलब बंदर की पूंछ थी तो हमारी भी पूंछ थी, और उसका सबूत है हमारे आज की रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के एंड में ऐसा पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। लेकिन जो आगे पूंछ थी वो गायब क्यों हुई? क्योंकि हमने पूंछ का उपयोग बंद कर दिया। उसके बाद देखो आपके जो दांत का लास्ट एकदम हिस्सा है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत शॉर्टर हो रहा है। अगर हम लोग एकदम लास्ट वाले अपने दांत के हिस्से से कुछ करते नहीं ज्यादा यूज उसका, लेकिन फिर भी है। अभी क्यों है? क्योंकि हम लोग पहले अपने पीछे वाले दांतों का बहुत ज्यादा यूज करते थे। जैसे किसी जानवर को मारना, जानवर को मार के फिर उसका जो उनका जो मीट होता था, जो उनका मांस होता था, बहुत ज्यादा कड़क होता था, तो उनको हम लोग अपने पीछे वाले दांतों से पकड़ के काट के निकालते थे, ठीक है। इसलिए हमारे दांत हैं जो हमारे टीथ है वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए थे। आज हमें उनका ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी वो हमारे पास है, और धीरे धीरे अभी वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ईयर्स के जो मसल्स हैं, अब देखो हमारे जो ईयर के मसल्स हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। लेकिन आपके जो कान में जो कुछ ऐसे भी मसल्स जो लास्ट में निकले हुए उनका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन वो फिर भी है। क्योंकि जब हम लोग पहले एनिमल्स थे तो हमारे पास कान ऐसे हुआ करते थे जो कि आवाज को अपने मुताबिक सुनने के यूज में आते थे, ठीक है। और उस टाइम हम लोग कान को कंट्रोल भी कर सकते थे ताकि हम लोग अलग अलग जगह की आवाज सुन सकें। लेकिन अब हम इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हमने हमारा ब्रेन काफी इवॉल्व हो गया है काफी, हम लोग किसी भी चीज को बहुत आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना रिएक्शन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कान का उतना यूज करना बंद कर दिया, कान को कंट्रोल करना बंद कर दिया, तो अभी क्या हो गया, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी कि जीवाश्म विज्ञान। अब देखो ये भी एक एविडेंस है कि हमें जमीन से अंदर कई सारे बोन्स मिले हैं एनिमल्स के, जिसमें सबसे बड़ा एक एग्जांपल है क्या, आपको एक ये पता होगा कि जैसे डायनासोर की जो हड्डियां मिली, इससे क्या पता चला है कि पहले जो एनिमल थे, पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऐसे दिखते थे, तभी तो उनकी हड्डियां हैं। तो ऐसे कई सारे मछलियों की और भी कई सारे मतलब एनिमल्स के हमें बोन्स मिले हैं। फ्रीज जो देखो कुछ बोन्स ऐसे मिले हैं
जो ज्वालामुखी मतलब एकदम जमीन के अंदर पत्थर बन चुके हैं, कुछ ऐसे बोन्स मिले हैं जो पहले ग्लेशियर में फ्रीज हो चुके हैं कई सौ साल, कई हजार साल पहले, कई लाख साल पहले। तो उनसे पता क्या चलता है कि पहले वैसे भी एनिमल्स थे, लेकिन अब चेंज होते 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 वो एनिमल्स बदल कर अब नहीं रह गए, वो अभी उन्होंने किसी और का रूप ले लिया है, ठीक है, मतलब कोई और चेंजेस आ गए उसमें। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट है कनेक्टिंग लिंक। अब देखो कनेक्टिंग लिंक मतलब अगर हम कोई ऐसा एनिमल देखते हैं अपने सामने जो किन्हीं दो एनिमल के बीच का जॉइंट है, कनेक्शन है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये डेवलपिंग स्टेज में, जैसे समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि पहला एग्जांपल है प्लैटिपस। प्लैटिपस एक ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है। प्लैटिपस एक ऐसा एनिमल है जो क्या देता है, एग्स, मतलब वो अंडे देता है, बच्चे दे, मतलब वो बच्चे नहीं उनको होते हैं, ठीक है, वो क्या देता है, अंडे देता है, ठीक है, वो एग्स वो करता है, एक्स उसका रिप्रोडक्शन में एग्स निकलते हैं। लेकिन ये इसके पास मतलब ये एक स्तनधारी प्राणी भी है, ठीक है, तो इसके मतलब इसके पास कई सारे ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ह्यूमंस के पास, मतलब ह्यूमंस की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब देखो इसके प्लेटिपस के पास दो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं, एक तो अंडे देने वाले एनिमल्स का और दूसरा जो मतलब जो बच्चे जन्म देते हैं, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच का जॉइंट कि एक तरफ से चेंज होते होते अभी ये पूरा चेंज नहीं हुआ है, अब या फिर तो ये पूरा चेंज होता तो या फिर तो ये मतलब अंडे ही देता सिर्फ और उन्हीं एनिमल्स की तरह इसके पास प्रॉपर्टी होती, या फिर तो ये बच्चे पैदा करता तो उनके तरह प्रॉपर्टी होती। लेकिन अभी ये क्या है, पूरी तरीके से किसी एक ग्रुप में नहीं डिवाइड हुआ है, तो ये अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इससे क्या पता चला कि एनिमल्स इस जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते जाते चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है लंग फिश। अब देखो लंग फिश क्या है कि ये कहाँ रहती है, पहले मतलब ये देखो ये पानी में रहती है, ठीक है, ये पानी में रहने के साथ साथ कई सारे इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं। जैसे इसका खुद का क्या है, इसका जो मतलब सिस्टम है अंदर, ब्लड सिस्टम या फिर और भी कई सारे सिस्टम, वो काफी ज्यादा डेवलप है। उसके बाद देखो ये क्या है, पेरिपेटस। पेरिपेटस वैसे तो ये कीड़ा है, आप देखो इसका डायग्राम, वैसे तो ये कीड़ा है, लेकिन और कीड़े के पास हम जानते हैं कि उसका खुद का प्रॉपर डेवलप सिस्टम नहीं होता, ठीक है। लेकिन पेरिपेटस के पास उसका खुद का ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, खुद का उसका रेस्पिरेटरी का, मतलब उसके पास खून का, रक्त परिसंचरण का और श्वसन संस्थान दोनों का अलग अलग पूरा सिस्टम है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये कीड़ा है, कीड़ों में ये सब नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब क्या कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या फिर तो ये कीड़ा था और डेवलप हो रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, ठीक है, या फिर तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था जैसे हम लोग हैं, हमारे पास सब सिस्टम अलग अलग है, और अब डेवलप हो रहा है कीड़े की तरफ। तो ये इससे साबित ये होता है कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, देखो ये भी बीच की कड़ी है दोनों के, तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एक स्पीसीज से दूसरे टाइप के स्पीसीज में होता है, ये इसका एक एविडेंस है। उसके बाद एक लास्ट एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ही मतलब परफेक्ट एग्जांपल है। जब आप मतलब अलग अलग देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे फिश से लेके ह्यूमंस तक का हमने एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर पूरा एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब पूरा उनका जो जनरेशन मतलब पूरा डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट है स्टार्ट टू एंड, उनको उस पूरे डेवलपमेंट को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेज में जब देखोगे, आप यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज में जो एम्ब्रियो रहते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली सब सेम है। सेकेंड स्टेज में सब में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, सेकेंड स्टेज में सब में सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आता है, और थर्ड स्टेज तक जाते जाते उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या एविडेंस मिलता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टार्टिंग में सब सेम थे। इसका मतलब कि हमारे जो पूर्वज है, मतलब हम लोग के जो पहला स्पीसीज था बहुत जनरेशन पहले, तो वो सब सेम रहे होंगे, बाद में वो धीरे धीरे क्या हुए, चेंज हुए। इसलिए हमारा जो एम्ब्रियो है वो पहले से मतलब सेम रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन मिलता है वैसे वैसे हम लोग क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ की तरफ हम लोग ले सकते हैं। चलो, आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर मुझसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमन यानी कि इंसान के पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर करिए, जो जो वीडियो देख रहा है वो इसका आंसर जरूर कमेंट करना कि इंसान के पास यानी कि ह्यूमंस के पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
मैंने एग्जांपल दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा और कौन से चेंजेस होते हैं ये मैं आपको पूछ रहा हूं, और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।